नमस्कार। हम लोग देखने जा रहे हैं आज 2020 में पूछे गए 36 क्वेश्चंस में से 6th क्वेश्चंस। यह यूनिट नंबर 5 चैप्टर टॉर्क से है। ये टॉर्क का दूसरा क्वेश्चन इस साल का है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ये दूसरा क्वेश्चन है। यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिसिमिलर के 2 अंक तक जवाब देना है। देखा जाए सवाल का क्या कहता है। तो सवाल इस तरह से है, सीरियल नंबर 6। यह सवाल है, एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल 1 मीटर का स्केल है जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और यह रखा हुआ है आपके 2 इंडेक्स फिंगर के बीच में, लेफ्ट हैंड के और राइट हैंड के। एक जो है वो 0 सेंटीमीटर पे है लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर 90 सेंटीमीटर पे है। यह 0 पे है या 90 पे है। और अब आप दोनों उंगली को स्लोली स्केल के सेंटर की ओर मूव कराने का प्रयास करते हैं। स्लोली 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 आप इसको सेंटर की ओर मूव करा रहे हैं। तो कहा गया इनिशियली शुरू में लेफ्ट फिंगर स्लिप कर रहा है और राइट फिंगर स्लिप नहीं कर रहा है। कुछ देर जब कुछ दूरी पर तक जब लेफ्ट फिंगर मूव करेगा तो फिर लेफ्ट फिंगर स्टॉप हो जाता है और राइट फिंगर स्लिप करना चालू कर देता है। अगर राइट फिंगर सेंटर से XR दूरी पर, सेंटर 50 सेंटीमीटर पर मीटर स्केल है, तो XR दूरी पर आके रुक गई और फिर लेफ्ट फिंगर स्टार्ट करना चालू कर दिया, स्लिप करना चालू कर दिया, तो XR का वैल्यू क्या होगा? यही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला गया है जो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो मोशन हो रहा है स्केल पर, वो मोशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। दोनों फिंगर पे जो लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, इस पे। तो यही सवाल है। इसको हम लोग अभी फिगर के द्वारा इन डिटेल में अभी देखेंगे। देखा जाए 2 डिसिमिलर प्लेस तक आपको आंसर लाना है। सही बनेगा तो +4 मार्क्स आएगा। चलिए अगले में देखते हैं क्या चीज़ है। तो यह हम लोगों ने पहले क्या बना लिया, 1 मीटर का स्केल ले लिया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है, देखा जाए लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड 0 सेंटीमीटर पे है और राइट हैंड 90 सेंटीमीटर पे है। ये हम लोगों ने दिखा दिया। सेंटर 50 सेंटीमीटर पे है। अब इस स्केल को 3 फोर्स लगेंगे, N1 लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के द्वारा और N2 राइट हैंड, और इसका अपना वेट लगेगा mg, वो नीचे की ओर लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन, चूंकि यह रेस्ट में है, रेस्ट मतलब ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, रोटेशनल भी है, दोनों रेस्ट है। तो हम लोग फोर्स इक्वेशन गौर करेंगे और टॉर्क इक्वेशन दोनों गौर करेंगे। फोर्स इक्वेशन देखा जाए क्या होगा। N1 और N2 दोनों नीचे लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है, तो N1 + N2 बराबर क्या हो जाएगा, mg। टॉर्क इक्वेशंस, N1 फोर्स सेंटर ऑफ मास, N1 फोर्स टॉर्क लगाएगा इसके इस तरह से, और N2 फोर्स लगाएगा इस तरह से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यह 50 सेंटीमीटर है, और यह क्या है 40 सेंटीमीटर है। यह 40 सेंटीमीटर है और यह क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो टॉर्क इक्वेशन में हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, N1 50 सेंटीमीटर पे और N2 40 सेंटीमीटर पे, तो N1 N2 का रिलेशन आ गया। और इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें N1 और N2 का mg के टर्म में इक्वेशन आ गया। तो इस प्रकार से हम गौर किए जो इक्वेशन आया है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है, ज्यों ज्यों उंगली आगे बढ़ता जाएगा N1 N2 का मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा, और N1 N2 के मैग्नीट्यूड बदलने से ये अलग बात है जो N1 + N2 हमेशा mg रहेगा,
लेकिन N1 N2 का रिलेशन बदलता चला जाएगा, और N1 N2 का रिलेशन बदलता चला जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू बदलता जाएगा, और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू के बदलने के कारण उंगली लेफ्ट और राइट में कभी लेफ्ट चलता है कभी राइट चलता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया मोशन का, और ये मोशन में कौन है वो उसके फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड कर जाता है। अगले पेज में हम लोग गौर करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, जो फ्रिक्शन कैसे कैसे लगेगा गौर किया जाए। यह स्केल है मेरे पास में, गौर किया जाए। पहले केस में जब लेफ्ट हैंड इन में था और राइट हैंड था यहाँ पे 90 सेंटीमीटर पे, तो लेफ्ट हैंड स्लिप करना चालू किया और राइट हैंड नॉट स्लिप, टेंडेंसी है लेकिन स्लिप नहीं किया। तो जब स्लिप करता है तो कैनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और नॉट स्लिप टेंडेंसी रहता है तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो गौर किया जाए, यह कैनेटिक फ्रिक्शन लग गया और यहाँ लिमिटिंग लग गया, और कैनेटिक किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। तो यह फ्रिक्शनल फोर्स इसको लगेगा इधर की ओर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, टेंडेंसी के अपोजिट, इसके अपोजिट लगना चाहिए। बस ये डायरेक्शंस हो गया। दूसरे केस में गौर करते हैं, कुछ देर के बाद जब लेफ्ट हैंड कुछ दूर मूव करके रुक जाता है और राइट हैंड मूव करना चालू करता है, उस केस में क्या हो जाएगा। तो उस केस में फिर फिगर को गौर कीजिए, ये नॉट स्लिप, लेफ्ट हैंड नॉट स्लिप और राइट हैंड स्लिप करना चालू किया, तो जो स्लिप करेगा उस पर कैनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो स्लिप नहीं करेगा उस पर क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। अब फिर ये मोशन के अपोजिट, तो इस पर भी क्या लगेगा, ये अपोजिट लगेगा, ये अपोजिट लगेगा। तो इसको फिगर के द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं, ये इस तरह से है। तो यहाँ भी हम लोग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख लें, डायरेक्शन तो पता चल गया, चेंज करते जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है तो आप जानते हैं, जो एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू एन, और एफ एल क्या होता है, म्यू एल इंटू एन। और हमारे पास म्यू के और म्यू एल दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कैनेटिक फ्रिक्शन 0.32 और लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4। कैनेटिक का वैल्यू लिमिटिंग से कम होता है। तो इससे पहले उंगली पे जहाँ पे N1 लगता है उस जगह पे स्टैटिक और कैनेटिक दोनों फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू देख लिए, और राइट में राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में भी जो लगेगा कैनेटिक और लिमिटिंग, ये दोनों का वैल्यू हम लोग को दिखाई पड़ गया। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, अगला सिचुएशन क्या बनता है। चलिए, तो ठीक मिडिल पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर है। अगर हम ये मानते हैं जो लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर कुछ दूरी ट्रेवल कर गया और सेंटर से, स्केल ऑफ सेंटर से एक्सेल दूरी पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और ये राइट हैंड उस समय में जब ये स्टॉप होता है तो ये जस्ट मोशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग गौर करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो ये N1 और N2 जो पहले से डिफरेंट रहेगा, लेकिन सिंबल में हमने सेम ले लिया है, वही सिंबल लिया है N1 और N2। तो यहाँ पे गौर किया जाए, जब ये मूव नहीं करेगा, हाँ, तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, यह लिमिटिंग लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, ये कैनेटिक, चूँकि इसका मोशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग गौर किए, जो माने हैं जो एक्सेल दूरी पर रुका, तो यही मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट फिंगर फ्रॉम द सेंटर कितना हो गया, एक्सएल। अब फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन तैयार करते हैं, और एक्सएल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। टॉर्क इक्वेशंस कैसे होगा, तो N1 इंटू एक्सएल, ये टॉर्क लगेगा इस तरह से और ये टॉर्क लगेगा इस तरह से, हाँ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो N1 इंटू एक्सएल, यही एक्सएल हमें निकालना है, और N2 40 सेंटीमीटर पर लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर ये 3। उसके बाद हम लोग फोर्स इक्वेशंस गौर करते हैं। फोर्स इक्वेशंस ये तो वो वर्टिकल फोर्स के कारण लगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन का देखा जाए, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, कैनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग N1 लेफ्ट हैंड पे लग रहा है और कैनेटिक राइट हैंड पे लग रहा है। तो इक्वेशन कितना अच्छा बनेगा, जो F1 के F2L लिमिटिंग, सेकेंड का लिमिटिंग फर्स्ट के कैनेटिक के बराबर होगा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया तो रिलेशन निकल गया N1 N2 के बीच में। अब इस N1 N2 इस दो इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके हम लोग XL का वैल्यू ले लिए, ये XL हमें पता चल गया। अब अगला स्टेप हम लोग गौर करते हैं। ये पता चल गया जो लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सेंटर से, स्केल ऑफ सेंटर से 32 सेंटीमीटर पे आकर के रुक गया, और उसी मोमेंट राइट हैंड इंडेक्स फिंगर मोशन में आ गया, स्लाइड करना चालू किया, और
ये स्लाइड करना चालू किया और ये कहाँ पे आकर के रुक गया, ये एक्स आर पे आके जब रुक जाएगा तब फिर लेफ्ट हैंड मोशन का चालू करेगा। तो ये एक्स आर ही हमें निकालना है, यही एक्स आर हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स इक्वेशन टॉर्क। अब फिर नॉर्मल रिएक्शन जो बदल जाएगा, चूंकि N2 नॉर्मल रिएक्शन पहले ये 90 पे था, ये घसक करके अब XR पे आ गया। मतलब यहाँ से XR दूरी पे, पहले यहाँ से 40 सेंटीमीटर के दूरी पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स और टॉर्क इक्वेशंस फिर तैयार कर लेते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा। तो XR हमने यहाँ कंसीडर किया, डिस्टेंस ऑफ राइट फिंगर फ्रॉम द सेंटर, ये XR हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पे टॉर्क इक्वेशंस देखा जाए कैसे होता है। तो टॉर्क इक्वेशंस जो है वो N1 इंटू XL, ये N1 क्या होगा, ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, और इस प्रकार से ये टॉर्क, दो टॉर्क लग जाएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि रोटेशनल मोशन नहीं है इसलिए दोनों टॉर्क बराबर होगा। तो N1 इंटू XL मेरे पास 32 है, और N2 इंटू XR हमें निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब फोर्स इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स इक्वेशंस क्या होगा, यहाँ पे ये स्टार्ट मूविंग कर देता है। तो अभी ये स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ये यहाँ करके स्टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे 2 को काइनेटिक लगा था, 2 को क्या लगा था, काइनेटिक लगा था, और यहाँ पे मोशन में इसको क्या लगा था, लिमिटिंग लगा था। तो 1 को लग गया था F लिमिटिंग, और इसे लगा था F क्या लगा था, काइनेटिक लगा था। तो दोनों को हम लोग बराबर किए और इक्वेशन मेरा तैयार हुआ। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक रिलेशन आ गया। अब जब इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्सल तो हमें पता है, XR निकल जाएगा चूंकि यहाँ रिलेशन आ गया। उसी फिगर को दोबारा लिख दिए, गौर किया जाए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर XR का वैल्यू 25.6 सेंटीमीटर। अब ये स्टॉप हो जाएगा, ये जो दूरी हो गया ये अभी आप देख रहे हैं 25.6 या 25.6 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे चूंकि यही सवाल पूछा गया तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। तो इस तरह से गौर कीजिए 25.60 ये मेरे पास क्या है, सही आंसर है। IIT ने भी सही आंसर दिया, +4 मार्क्स। कितना एक्यूरेसी चाहिए इस सवाल में, गौर किया जाए, एकदम कैलकुलेशन एकदम सही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आप 25.5 या कोई भी डाटा अगर आप देते हैं इसको छोड़ के, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये अलग बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसका गुड साइन है न्यूमेरिकल वैल्यू का। अब आइए गौर करते हैं टॉर्क में अभी तक कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। तो 2013 से 2020 जिसे JEE एडवांस कहते हैं 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जो दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इससे पहले की वीडियो अभी के वीडियो में अभी न्यूमेरिकल वैल्यू देखा, इससे पहले ऑब्जेक्टिव मोड का सवाल देखे थे। 19 में नहीं पूछा था, 18 में 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड पूछा गया है, 17 में 2 क्वेश्चन दोनों ऑब्जेक्टिव मोड है, 16 में 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिंगल है, 15 में क्वेश्चंस नहीं है, 14 में 2 क्वेश्चंस है, और 13 में क्वेश्चंस नहीं है। इस तरह से 8 क्वेश्चंस हो गए। और 1978 से 2012 के बीच में 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल मिलाकर कर देखा जाए तो 24 क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चंस आपको देखना चाहिए। और ये मेरा गूगल ऐप है, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा बाय डॉक्टर NK सिंह, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए और सवाल को बनाते रहिए, और IIT के हर सवाल को देख करके एक कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए जो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से गौर